मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर इस दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। या तो तीसरा वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। सोचिए, एक तरफ स्विट्जरलैंड में अरागची और ईरान के जो स्पीकर हैं बैठक कर रहे थे, वहीं ट्रंप ने धमकी दी कि जो बातचीत करने गए हैं स्विट्जरलैंड में, हम उनको भी मार डालेंगे। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर गया है और अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस। एक समझौता लगभग टूट चुका है। लेकिन सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए। डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात ईरान के पल्ले नहीं पड़ता है और न वो उसकी धमकियों से वो घबरा रहे हैं। गालिबाफ जो उनके लोकसभा के स्पीकर हैं, जो पायलट भी हैं, और अरागची, इन दोनों की कूटनीतिक क्षमता किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने कहा है कि वो परमाणु इनरिचमेंट पर कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो परमाणु बम बना चुका है और आगे भी बनाता रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू को यही डर सता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। उसने फिर कहा है कि जब तक सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू है तब तक ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता और युद्ध खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू तभी तक सत्ता में है जब तक युद्ध चलेगा। इसका मतलब वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए 1 करोड़ इजरायलियों को बलि का बकरा बना रहा है। लेकिन खेल में अब मजा आने वाला है। अब अमेरिका का क्या होगा? ईरान ने 45 साल प्रतिबंध झेला है। दुनिया के किसी देश को वो तेल नहीं बेच सकता था। सिर्फ चीन को तेल बेचकर उसकी इकोनॉमी चली है। लेकिन इसी दौरान 45 सालों में ईरान ने अपने आप को दुनिया का चौथा सुपर पावर बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका के लोग बढ़ती तेल और गैस की किल्लत से परेशान हैं। वहां तेल की कीमतों में आग लग रही है, गैस की कीमतों में आग लग रही है। और सोचिए, वेनेजुएला पर जो ट्रंप ने कब्जा किया, वहां का तेल बगैर खाड़ी देशों के तेल मिले रिफाइन नहीं हो सकता है। वैसे मुकेश अंबानी वहां एक रिफाइनरी लगा रहे हैं, लेकिन उसको बनने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में अमेरिका चाह कर भी 2 महीने से ज्यादा होर्मुज को बंद नहीं रख सकता है। अमेरिका का अपना नस दबा हुआ है। अगर होर्मुज खोलने में वो कामयाब हो जाता है, जिसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि ईरान से वो युद्ध हार चुका है। उसकी शुरुआत ही युद्ध इसलिए हुई थी कि उसे खार्ग द्वीप पर कब्जा करना है और होर्मुज पर कंट्रोल करना है, और वो दोनों करने में नाकामयाब रहा। सवाल है कि ईरान में वो बम गिराएगा कैसे? उसका कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है ईरान की वायु क्षेत्र में। यहां तक कि खाड़ी देशों तक में सुरक्षित नहीं है। और सवाल है कि खाड़ी देशों का तेल भी बिना होर्मुज के अमेरिका के पास नहीं जा सकता है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अमेरिका इस युद्ध को टालने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि वो मजबूत होने का दम नहीं छोड़ पा रहा है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो अमेरिका में क्या मुंह दिखाएगा। वो अमेरिका के पत्रकारों को क्या जवाब देगा कि हाँ, मैंने $325 बिलियन का हर्जाना दिया, हाँ, ईरान से हमने हार मान ली है। तो ये युद्ध जो है वो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के अहंकार का युद्ध है, और ये दोनों को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा, सत्ता से इनको बाहर जाना पड़ेगा, तभी ये युद्ध जो है रुकेगा। सवाल है कि इजराइल का क्या होगा? अब उस स्थिति में अमेरिका नहीं है कि वो इजराइल की रक्षा करे। ईरान दुनिया की नज़रों में एक ऐसा देश नहीं बनना चाहता है जो किसी देश पर हमला करे। वो बड़ा प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। खुद ट्रंप को भी पता है कि हूती, हिजबुल्ला और हमास के लड़ाके देर सवेर इजराइल पर हमला करेंगे और उनके पास ईरान के हथियार भी पहुंचेंगे। तो मामला जितना आसान है उतना दिख नहीं रहा है। उसके बावजूद ईरान चाहता है कि दुनिया में शांति हो। ईरान एक भुक्तभोगी देश है। ईरान ने प्रतिबंध झेला है। ईरान विकास चाहता है। ईरान स्थायित्व चाहता है। अमेरिका की मजबूरी यह है कि वो दुनिया में 100 साल से सुपरमेसी के पद पर बैठा था। वो अपना ये सुपरमेसी खोना नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहने से नहीं होगा, वो खो चुका है। सोचिए, यूरोप के देश जो अब तक अमेरिका के पिछलग्गू होते थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। इजराइल के साथ दुनिया का कोई देश नहीं, सिर्फ अमेरिका है। मतलब दुनिया में अमेरिका और इजराइल ही एक ऐसा देश है जो एक दूसरे की मदद करते हुए दिख रहे हैं अंदर से, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है। वही ईरान के लिए प्लस पॉइंट है। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, उसके लिए पाने के लिए पूरा आसमान है।
वो 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था, वो सारे प्रतिबंध एक झटके में खत्म हो गए। वो चौथा सुपर पावर बन गया। अब वो कह रहा है कि दुनिया भर में जो हमारी संपत्ति फ्रीज है उसे जारी करो, जो लगभग 25 बिलियन डॉलर के आसपास है। 300 बिलियन डॉलर का वो हर्जाना चाहता है, वो अमेरिका को देना ही पड़ेगा, उससे नीचे कोई समझौता नहीं। सवाल है कि ईरान इस बातचीत में पीछे क्यों हटे? वो युद्ध जीत चुका है। अमेरिका ने अपने सारे तर्कस के तीर आजमा लिए, उसके 50 जेट गिर चुके हैं, 16 युद्धपोत तबाह हो चुके हैं, खाड़ी देशों से उसके 120 सैनिक अड्डे तबाह हो चुके हैं। इजराइल अब ईरान का कुछ नहीं कर सकता है। सीधे सीधे उस पर बमबारी करने का मतलब है कि इजराइल अपने आप को नक्शे से खत्म कर लेगा। तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जो खोना था उसने खो दिया है। उसने 45 साल में अपने आप को सबसे मजबूत देश बनाया है। तो इस युद्ध को आप ऐसे समझिए कि ईरान बातचीत के टेबल पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ मिलना है। अमेरिका इसलिए बातचीत के टेबल से भाग रहा है क्योंकि उसे देना है 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना, साथ में होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल, और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो जाएगी। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है सत्ता में, ये बातचीत सफल नहीं हो सकती है, समझौता सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान को कुछ देना नहीं है, ईरान को लेना। ईरान बातचीत से क्यों भागेगा? बातचीत से भाग रहा है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। अगर सीज फायर हो गया, समझौता हो गया, अगर इजराइल में इमरजेंसी खत्म हो गई, तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को अपने देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, भ्रष्टाचार के उसके खिलाफ जांच होगी, क्योंकि 1 करोड़ इजरायलियों को बेंजामिन नेतन्याहू बेवकूफ लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं। वो युद्ध के बहाने देश की सत्ता पर बैठा हुआ है। तो सोचिए, देश में, दुनिया में ऐसे तानाशाह जैसे हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? हिटलर सत्ता में बना रहना चाहता था। उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बना रहना चाहता है। वो जानता है कि अगर युद्ध खत्म हुआ, इमरजेंसी खत्म हुई, तो उसे इजराइल की सत्ता से जाना पड़ेगा। तो उसकी व्यक्तिगत जिद है। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि युद्ध खत्म हुआ, समझौता हुआ, तो अमेरिका की मीडिया को जवाब देते देते उनकी हालत पतली हो जाएगी, उन पर महाभियोग चलेगा सो अलग। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है कि यह युद्ध बंद हो। वो चाहता है कि किसी तरह से अपना कार्यकाल पूरा कर ले। लेकिन इसमें समस्या कहाँ आएगी? समस्या ये है कि 2 महीने का और तेल और गैस का भंडार है अमेरिका के पास। वो कोई और विकल्प नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि रूस देगा नहीं। खाड़ी देशों से बगैर होर्मुज के परमिशन के तेल और गैस जाएगा नहीं। और अमेरिका चाह रहा है कि खाड़ी देश की आर्थिक संकट और गहराए और वो पागल हो और वो ईरान पर हमला करे। लेकिन खाड़ी देश जानते हैं कि वो ईरान पर हमला अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान से वो जीत नहीं सकते हैं। सारे खाड़ी देश मिलकर अगर ईरान पर हमला करें, अमेरिका यही चाह रहा है कि जितना लंबा समय गुजरेगा, लेकिन खाड़ी देशों के पास भी अपना तेल और गैस है, उनकी इकोनॉमी को ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा। और खाड़ी देश के हुक्मरान भी अब समझने लगे हैं कि अमेरिका से मुक्ति पा लेने में ही भलाई है। अगर खाड़ी देशों को हमला करना होता ईरान पर, तो अब तक वो कर चुके होते। लेकिन खाड़ी देशों ने हमला नहीं किया है। वो चाहते हैं कि ईरान से ज़्यादा जरूरी है कि हम अमेरिका से मुक्ति पा लें, अपने कारोबार को एस्टैब्लिश कर ले। तो खाड़ी देश जो है वो बगैर दुनिया से कट के भी रह सकते हैं। उनके पास अपना तेल है, अपना गैस है, खाने पीने का सामान उनको एशिया से मिल ही जा रहा है। ऐसे में सबसे बेस्ट पोजीशन में ईरान है। ईरान बातचीत में इसलिए जाता है क्योंकि उसे फायदा होना है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा। अमेरिका के डर से, धमकी से समझौता नहीं करेगा। तो देर सवेर आप देखिएगा, ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में हैं। लेकिन सवाल है कि उन देशों का क्या होगा जहां से तेल और गैस मिलने हैं। ऐसे में दुनिया भर के देश जो है ईरान के साथ संबंध तोड़ेंगे या फिर उनसे संबंध जोड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ कोई नहीं जाएगा। उन तमाम देशों की आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी जो इस युद्ध से प्रभावित हैं, क्योंकि तेल और गैस पूरे यूरोप को चाहिए। खाड़ी देशों के अलावा पूरी दुनिया को तेल और गैस चाहिए। सोचिए, भारत के लिहाज से भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन ट्रेन से सीधे ईरान से तेल ले रहा है। भारत कहां से तेल और गैस लेगा? क्या भारत को ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत नहीं करने चाहिए? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।